हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 4 और 5 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025। दूसरा है पाकिस्तान से भारत में आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध। तीसरा टॉपिक है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स पर फ्रेमवर्क के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत। चौथा टॉपिक है डीआरडीओ द्वारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण। पांचवा टॉपिक है 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार। छठा टॉपिक है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अरुणाचल प्रदेश के कामिल जिले में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन। सातवां टॉपिक है प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन। आठवां टॉपिक है अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेंको की भारत की राजकीय यात्रा। नौवां टॉपिक है एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित। 10वां है लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री निर्वाचित। 11वां टॉपिक है ईसीआई नेट। 12वां है भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश। 13वां टॉपिक है एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक। 14वां है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण। 15वां है अनारज्ञ पंचवदकर ने बुडोकन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 16वां टॉपिक है योग साधक बाबा शिवानंद का वाराणसी में निधन। 17वां टॉपिक है भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। 18वां है भारतीय जोड़ी अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंद प्रधावती ने WTT यूथ स्टार कंटेंडर में अंडर 19 लड़कों का युगल खिताब जीता। और 19वां टॉपिक है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025। तो देखते हैं पहला टॉपिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025। तो ये प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ष 1993 में, ठीक है, यूएन द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। और यह दिवस 1991 के विंड होम घोषणा को भी चिन्हित करता है, जिसे यूनेस्को द्वारा अपनाया गया था। इसकी थीम है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। अगला टॉपिक है पाकिस्तान से भारत में आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर पाकिस्तान से भारत में आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। ठीक है, अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ था, तो उसके बाद भारत ने कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित करने और सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं देने जैसे कदम उठाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले सभी तरह के मेल और पार्सल का आदान प्रदान भी भारत ने निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स पर फ्रेमवर्क के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत। सितंबर 2024 में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स की रूपरेखा विकसित करने के लिए अतिरिक्त सचिव भरत खेड़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? भरत खेड़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। सॉरी। समिति ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के शुरुआती चरण में अधिसूचना के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट को एक उत्पाद श्रेणी के रूप में पहचाना है। ठीक है, और जो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है वो एक अनिवार्य लेबल है जिसे निर्माता उत्पाद की मरम्मत योग्यता के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब जो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है उसके कंपोनेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला है डिसेंबली डेप्थ, ठीक है, उसको खोलना कितना आसान है। अगला है रिपेयर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अगला है फास्टनर्स। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर अपडेट और लास्ट में है टूल्स। तो ये इसके कंपोनेंट है। ठीक है, 6 इसके कंपोनेंट हैं रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के अंतर्गत उत्पादों को 1 से 5 के पैमाने पर स्कोर किया जाता है।
ठीक है, 1 से 5 के पैमाने पर स्कोर किया जाता है। 1 का स्कोर है वो ऐसे उत्पाद इसमें शामिल हैं जिनमें क्षति का उच्च जोखिम होता है तथा जिनके एक भाग तक पहुंचने के लिए कई घटकों को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, जिनकी रिपेयर करना मुश्किल होता है उसे 1 का स्कोर दिया जाता है और 5 का स्कोर ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिनकी मरम्मत करना आसान होता है तथा बैटरी या डिस्प्ले जैसे प्रमुख भागों तक बिना अनावश्यक रूप से अलग की सीधी पहुंच है। ठीक है, तो इसके लिए 1 से 5 तक का पैमाना अपनाया जाएगा और जिसमें एक उन उत्पादों के लिए है 1 का स्कोर जिनको रिपेयर करना मुश्किल होता है, खोलना मुश्किल होता है, और 5 का स्कोर उन उत्पादों के लिए है जिनकी मरम्मत करना आसान होता है। अगला टॉपिक है डीआरडीओ द्वारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण। ठीक है, तो ये समताप मंडल में इस प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से। ठीक है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये एयरशिप को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इंस्ट्रूमेंटल पेलोड ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका विकास किसने किया है? एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक है, और इसको 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इंस्ट्रूमेंटल पेलोड ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था। इस उड़ान की कुल अवधि लगभग 62 मिनट थी। ये प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन और खुफिया निगरानी और टोइक क्षमताओं को अद्वितीय रूप से बढ़ाएगी, जिससे देश दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमताएं हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसका परीक्षण किया गया है मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल पर। अगला टॉपिक है 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार। तो मुंबई में जो वेब्स का आयोजन हुआ है 1 से 4 मई तक, तो मुंबई में वेब्स 2025 के 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगम द्वारा 4 अलग अलग विषयों के अंतर्गत 12 उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। टोटल 12 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, 4 अलग अलग कैटेगरी में है। एक कैटेगरी में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले 3 रेडियो स्टेशनों को एक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये टोटल 12 पुरस्कार है। और पुरस्कृत सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रथम पुरस्कार जिन जिन को मिले हैं वो हर कैटेगरी में देखेंगे। थीमेटिक अवार्ड्स हैं, इसमें रेडियो मयूर बिहार को पहला पुरस्कार मिला है। दूसरा है मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड्स, ये येरलावाणी महाराष्ट्र को मिला है। तीसरा है प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड्स, ये रेडियो ब्रह्मपुत्र असम को मिला है। और चौथा है सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड्स, ये रेडियो बेंजिंगर केरल को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा, ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में खेलो इंडिया बहुउद्देश्य हॉल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में। ये केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। इसमें मुक्केबाजी, बैडमिंटन, जूडो, वुशु, कराटे, ताइक्वांडो, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल सहित कई इंडोर खेलों की सुविधा है। तो ये कहाँ किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में किया गया है खेलो इंडिया बहुउद्देश्य हॉल का उद्घाटन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन। इसका आयोजन 3 मई को नई दिल्ली में किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा भारतीय मध्यस्थता संघ का इस दौरान शुभारंभ किया गया है। ठीक है, भारतीय मध्यस्थता संघ का शुभारंभ प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा किया गया है। भारतीय मध्यस्थता संघ एक अग्रणी राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना भारत में मध्यस्थता केंद्रित संस्कृति की ओर संक्रमण का समर्थन करने के लिए की गई है। यह सहयोगात्मक संघर्ष समाधान के साझा दृष्टिकोण के तहत मध्यस्थों, कानूनी पेशेवरों, संस्थानों और समुदायों को एकजुट करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगला टॉपिक है अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेंको की भारत की राजकीय यात्रा। ठीक है, तो अंगोला के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेंको। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अंगोला के, और अंगोला एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, तो इस वर्ष भारत और अफ्रीकी देश अंगोला राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की 40वीं वर्षगांठ है।
ठीक है। वर्तमान में अंगोला के राष्ट्रपति हैं वो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, जो अफ्रीकी राष्ट्रों का एक संघ है अफ्रीकी संघ, उसके अध्यक्ष भी हैं अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को इसके पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, तो भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया था। इस यात्रा के प्रमुख परिणाम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो समझौते ज्ञापन और समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं वो देख लेते हैं। पहला है आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है दोनों देशों के बीच, आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर। दूसरा हुआ है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तीसरा हुआ है 2025 से 29 की अवधि के लिए संस्कृति के क्षेत्र में। ठीक है, दोनों देशों की सरकारों के बीच सहयोग कार्यक्रम पर समझौता हुआ है। ठीक है, 2025 से 29 की अवधि के लिए संस्कृति कल्चरल सेक्टर में। अगला है अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ISA का 123वां सदस्य बन गया है। ठीक है, तो इसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये इसका 123वां सदस्य बन गया है। भारत सरकार द्वारा अंगोला को रक्षा खरीद के लिए 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। ठीक है, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। अंगोला को भारत सरकार द्वारा ये ऋण दिया जाएगा। अगला टॉपिक है एंथनी एल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी एल्बानीज? ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं और ये लेबर पार्टी के नेता हैं। उनकी पार्टी का नाम लेबर पार्टी है। ये लेबर पार्टी के नेता हैं। अल्बानीज 20 वर्षों में लगातार 2 चुनाव जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, अगला है लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री निर्वाचित। तो लॉरेंस वोंग कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, निर्वाचित हुए हैं? ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं और इनकी पार्टी का नाम पीपुल्स एक्शन पार्टी PAP है। पीपुल्स एक्शन पार्टी PAP। ठीक है, और इन्होंने ली सीन लूंग की जगह ली है। ठीक है, सिंगापुर में लंबे समय से इसी पार्टी का शासन है। पीपुल्स एक्शन पार्टी इसी का शासन है लंबे समय से। तो अब लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है ECI नेट। तो ECI नेट क्या है? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया जा रहा नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है और भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशन इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशन है, उनको इस प्लेटफॉर्म ECI नेट में शामिल किया जाएगा। ECI नेट पर डेटा केवल अधिकृत ECI अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। किसी भी विवाद के मामले में वैधानिक प्रपत्रों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा मान्य होगा। ECI नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 51, निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960, निर्वाचक संचालन नियम 1961 और समय समय पर ECI द्वारा जारी निर्देशों द्वारा स्थापित कानूनी रूपरेखा के भीतर सख्ती से उसके अनुरूप लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ECI नेट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया जा रहा एक नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें निर्वाचन आयोग के ECI के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ठीक है, तो भारत है वो जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ठीक है, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई दिल्ली में भारत में विकसित जो 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों की घोषणा की गई है और इनका विकास किसने किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा इनका विकास किया गया है। तो ICAR द्वारा देश की पहली जीनोम संपादित चावल किस्में विकसित की गई हैं। इनके नाम है DRR चावल 100, इसका नाम कमला है, और ये दूसरा है पूसा DST चावल 1। तो पहली है DRR चावल 100 कमला, दूसरा है पूसा DST चावल 1। ये 2 किस्में हैं। ठीक है, तो जीनोम संपादित चावल की ये 2 किस्में हैं, इनका विकास भारत द्वारा किया गया है और भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है। तो इनका विकास क्रिस्पर-कैस आधारित जीनोम संपादित तकनीक का उपयोग करके किया गया जो बिना विदेशी DNA को शामिल किए हुए जीव के आनुवंशिक सामग्री में सटीक परिवर्तन लाती है। ठीक है,
तो जो अनवांटेड जीन होता है उसको क्रिस्पर कैस जो ये आणविक कैंची होती है इससे काट के हटा दिया जाता है, और जो इच्छित जीन है उसको वहाँ पे शामिल कर लिया जाता है, उसको वहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। वर्ष 2018 में आईसीआर ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष के तहत दो प्रमुख चावल किस्मों सांबा मैसूरी और MTU 1010 को बेहतर बनाने के लिए जीनोम संपादन अनुसंधान शुरू किया था। DRR चावल 100 कमला किस्म को IIRR हैदराबाद द्वारा सांबा मैसूरी BPT 5204 के आधार पर विकसित किया गया है। तो DRR चावल 100 कमला है, इसको सांबा मैसूरी जो किस्म है चावल की उससे विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रति पेनिकल में दानों की संख्या बढ़ाना है। ये 20 दिन पहले परिपक्व हो जाता है, ठीक है। तो ये लगभग 130 दिन में तैयार हो जाता है DRR चावल 100 कमला। इसकी कम अवधि के कारण ये पानी और उर्वरकों की बचत करने में मदद करता है और मीथेन गैस उत्सर्जन को कम करता है, ठीक है। तो धान के खेत हैं उनसे मीथेन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। धान के खेतों से मीथेन का उत्सर्जन होता है और पशुओं की जुगाली से भी मीथेन गैस निकलती है। इसका डंठल मजबूत होता है और गिरता नहीं है, और चावल की गुणवत्ता मूल किस्म सांबा मैसूरी के समान है। पूसा DST चावल 1 है, उसको IARI नई दिल्ली द्वारा MTU 1010 के आधार पर विकसित किया गया है। तो पूसा DST चावल 1 को MTU 1010 के आधार पर विकसित किया गया है, इसे डेवलप किया गया है। ये किस्म लवणीय और क्षारीय मिट्टी में उपज में 9.66 से 30.40 तक की वृद्धि कर सकती है तथा उत्पादन में 20% तक की वृद्धि की संभावना है। इन किस्मों को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल ये जोन 7 में है, ठीक है। और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये जोन 5 में है। ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये जोन 3 में है। इन जैसे राज्यों के लिए विकसित किया गया है। तो इन किस्मों के क्या क्या लाभ हैं? तो एक तो उपज में 19% की वृद्धि होगी, दूसरा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% की कमी, और 7,500 मिलियन घन मीटर सिंचाई जल की बचत, सूखा, लवणता और जलवायु तनाव के प्रति बेहतर सहनशीलता, ठीक है। तो ये इनके लाभ हैं। अगला है एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक। तो इसका आयोजन 4 से 7 मई 2025 तक इटली के मिलान में किया जाएगा, ठीक है। और केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारियों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी, ठीक है। तो इसमें भारत की वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण है, वो भाग लेंगी। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण। तो इसका आयोजन बिहार में किया जा रहा है और 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल मोड में बिहार में इसका उद्घाटन किया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का, ठीक है। ये इसका लोगो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार, 4 से 15 मई तक बिहार में इसका आयोजन होगा। और खेल के रंग बिहार के संग, ये इसकी टैगलाइन है। खेल के रंग बिहार के संग, ये इसकी टैगलाइन है। बिहार 4 से 15 मई तक राज्य के 5 अलग अलग शहरों और दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो 5 बिहार के शहर और 1 नई दिल्ली, कुल 6 जगहों पर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में 27 पदक स्पर्धाएं और 1 प्रदर्शन खेल ई स्पोर्ट्स शामिल है। तो टोटल 28 खेल इसमें शामिल हैं। 27 पदक स्पर्धाएं और 1 प्रदर्शन खेल ई स्पोर्ट्स इसमें शामिल है। पहली बार एशियाई खेल सेपक टकरा पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। ये सेपक टकरा है, इसको पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। मार्च में भारतीय पुरुष सेपक टकरा टीम ने पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा फेडरेशन विश्व कप में इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था, ठीक है। तो मार्च में भारतीय टीम ने पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा फेडरेशन विश्व कप में गोल्ड जीता था, ठीक है। देश भर में 1048 खेलो इंडिया केंद्रों में से बिहार के सभी जिलों में 38 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। और ये इसका शुभंकर है गज सिंह, गज और सिंह, हाथी और शेर को मिला के बनाया गया है गज सिंह। राज्य सरकारों के सहयोग से देश भर में 34 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है? गज सिंह। यह है हाथी और शेर को मिला के बनाया गया गज सिंह। अगला है अनारज्ञ पंचवत्कर ने
बुडोकन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये अनर्घ्य है, अनर्घ्य पंचवदकर ने बुडोकन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। गुरुग्राम के अनर्घ्य अभिषेक पंचवदकर ने दुबई में आयोजित 11वीं बुडोकन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। स्पोर्ट्स शितोकाई कराटे फेडरेशन के बैनर तले भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अनर्घ्य ने कुमाइट श्रेणी में गोल्ड जीता और काटा श्रेणी में कांस्य पदक जीता। ठीक है, ये दोनों कैटेगरी हैं कराटे की, कुमाइट और काटा। तो कुमाइट में गोल्ड जीता और काटा में कांस्य पदक जीता है। अंतिम टॉपिक है योग साधक बाबा शिवानंद का वाराणसी में निधन हो गया। ठीक है, तो 128 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और बाबा शिवानंद योग, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास पर केंद्रित अपनी अनुशासित जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। 2022 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। ये अंतिम टॉपिक नहीं है, इसके आगे और भी है। तो योग साधक बाबा शिवानंद का वाराणसी में निधन हो गया। ये योग साधक थे। ठीक है, और 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला टॉपिक है भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, तो इसको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी विकसित करने के लिए अग्रणी कंपनी क्रिएटिव लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, आंध्र प्रदेश सरकार और क्रिएटिव लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इस परियोजना के माध्यम से आंध्र प्रदेश रचनात्मक अर्थव्यवस्था, पर्यटन, कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल नवाचार का केंद्र बन जाएगा। ये शहर जिसे क्रिएटर लैंड कहा जाएगा, जो पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी है, इसको क्रिएटर लैंड कहा जाएगा। उसमें सिनेमा, गेमिंग, विज्ञापन, वर्चुअल प्रोडक्शन और प्रौद्योगिकी आधारित कहानी कहने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का घर होगा। ठीक है, तो ये सब सुविधाएं इसमें होंगी। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं अत्याधुनिक वर्चुअल स्टूडियो कॉम्प्लेक्स, विश्व स्तरीय AI आधारित रियल टाइम रेंडरिंग तकनीक और वॉल्यूमेट्रिक कैप्चर सिस्टम वाला स्टूडियो सेटअप, इमर्सिव एंटरटेनमेंट जोन, AR, VR, MR अनुभव वाले थीम पार्क, समर्पित गेमिंग जोन और ई स्पोर्ट्स एरेना, ग्लोबल सिनेमा को प्रोडक्शन हब, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और डिजिटल कंटेंट सहयोग के लिए एक मंच, क्रिएटर लैंड अकादमी, VFX, AI, गेमिंग, एनिमेशन और वर्चुअल प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और निवेश आकर्षण, वैश्विक स्टूडियो, गेमिंग कंपनियों और निवेशकों के साथ साझेदारी, ये सब इसमें स्थापित किए जाएंगे। ये सारे सेंटर इसमें बनेंगे। ठीक है, सारी सुविधाएं इसमें होंगी। अगला टॉपिक है भारतीय जोड़ी अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंद प्रधावधि ने WTT यूथ स्टार कंटेंडर में अंडर 19 लड़कों का युगल खिताब जीता है। ठीक है, तो फाइनल में कोरिया के ली जुंगमोक और चोई जिवुक को 3-1 से इन्होंने हराया। ठीक है, WTT यूथ स्टार कंटेंडर में अंडर 19 लड़कों के युगल खिताब को जीता है इन्होंने। ठीक है, अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंद प्रधावधि ने, और इन्होंने कोरिया के ल्यू जुंगमोक और चोई जिवुक को 3-1 से हराकर ये खिताब जीता है। अंतिम टॉपिक है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025। तो मोहन बागान सुपर जायंट के डिफेंडर सुभाषिस बोस को AIFF अवार्ड्स 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, जबकि ईस्ट बंगाल की फॉरवर्ड सौम्या गुगुलोथ को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया है। ठीक है, तो मोहन बागान के डिफेंडर सुभाषिस बोस को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और ईस्ट बंगाल की फॉरवर्ड सौम्या गुगुलोथ को विश्व की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर चुना गया है। और इसके अंतर्गत जो अन्य पुरस्कार दिए गए हैं वो देख लेते हैं। विशाल कैथ को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है। ठीक है, और एंगलबाम पंथोई चानू ये वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर है। ब्रिसन फर्नांडीज ये मेंस प्रोमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है। और टोईजाम थोईबिसना चानू ये वुमेन्स प्रोमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है। खालिद जमील को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच चुना गया है। सुजाता कर को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार मिला है। वेंकटेश आर को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष रेफरी और टेकचाम रंजिता देवी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला रेफरी का पुरस्कार दिया गया है। वैरामुतु पी ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष सहायक रेफरी हैं और रियो हलांग धर ये वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला सहायक रेफरी हैं। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।